हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची नगर निगम सफाई पर सख्त, 1 अप्रैल से कचरा फेंकने वाले पर लगेगा जुर्माना। रांची नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2025 से नगर निगम द्वारा निर्धारित कचरा निष्पादन नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत शहर में खुले में कचरा फेंकने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर आयुक्त संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने और अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे, जो नियमों के उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखेंगे। उल्लंघन करने पर यह होगी कार्रवाई। बार बार खुले में कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई अपार्टमेंट, होटल या दुकान बार बार नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। विशेष टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी और हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। अब झारखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, शुल्क निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जानकारी देने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शुल्क निर्धारण को लेकर पहले विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष इसका प्रस्ताव रखना होता है। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। इसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, प्रशासन और रख रखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालय की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होने वाला खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक को ध्यान में रखने का प्रावधान अधिनियम में है। समिति प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी। खूंटी के रिमिक्स फॉल में डूबने से रांची के 2 सगे भाइयों की मौत। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र स्थित रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रांची के कोकर निवासी शुभम कुमार यादव और राजकुमार यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शुभम और राज अपने दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने गए थे। इसी क्रम में दोपहर में नहाने के दौरान दोनों डूब गए। सूचना पाकर मारंगहादा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर खूंटी सदर अस्पताल में रखवाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सचिवालय लगातार 5 दिन बंद रहेगा। झारखंड सरकार के सचिवालय लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे। वहीं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 4 दिन की छुट्टी रहेगी। सचिवालय में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है। सोमवार को ईद की एनआई एक्ट के तहत छुट्टी है। एनआई एक्ट के तहत छुट्टी के कारण इस दिन राज्य सरकार के सचिवालय, सभी कार्यालय और राज्य में अवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और बैंक भी बंद रहेंगे। फिर मंगलवार को एनआई एक्ट के तहत ही सरहुल की छुट्टी है। इस कारण भी सचिवालय, राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद मंगलवार को राज्य सरकार के कार्यपालक आदेश के तहत सरहुल की छुट्टी घोषित कर रखी है। इस कारण मंगलवार को भी सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य कार्यालय तथा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केवल शनिवार को राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय खुले रहेंगे। वैसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा 31 मार्च को देखते हुए कुछ विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष परिस्थिति में खोला जा सकता है। आजसू नेता भूपल साव की हत्या के बाद आक्रोश में लोग।
पांड्रा से लेकर रातू तक दुकान कराया बंद। रांची के पांड्रा में आजसू पार्टी के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष भूपल साव की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या गुरुवार रात को रवि स्टील झीरी रोड स्थित मामा कॉम्प्लेक्स में की गई है। भूपल साहू की हत्या से आक्रोशित लोगों ने पांड्रा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक संस्थानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोग कृषि बाजार भी बंद करा रहे। हत्या के विरोध में गुस्साए लोग शुक्रवार को सड़क पर बांस बल्ली लगाकर रास्ता जाम कर दिया और बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, लोगों ने पांड्रा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोग घटना में शामिल अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी की घटना रात को रवि स्टील झीरी रोड स्थित मामा कॉम्प्लेक्स में हुई है। यहां भूपल साव अपनी फुटवियर दुकान में मौजूद थे। एक लड़का ग्राहक बनकर आया, 5 मिनट तक सामान देखा। अचानक उसने चाकू निकाला और भूपल साव पर हमला कर दिया। फिर घटना के बाद वहां से फरार हो गया। सियासी बयानबाजी के बीच अधर में लटका नगर निकाय चुनाव। भाजपा नेता ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। राज्य में नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हो, मगर हकीकत यह है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो नहीं है। हालात यह है कि जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उस राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया यानी आयुक्त का ही पद खाली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी का कार्यकाल बीते 25 मार्च को खत्म होने के बाद से आयोग आयुक्त विहीन है। इतना ही नहीं, जिस OBC ट्रिपल टेस्ट की वजह से यह चुनाव अब तक लटका रहा, वह भी सरकारी उलझनों में फंसकर रह गया। हकीकत यह है कि OBC सर्वे की धीमी रफ्तार की वजह से OBC आयोग पंखु बनकर रह गया है। रांची, कोडरमा और देवघर जिला प्रशासन ने अब तक OBC सर्वे को लटका कर रखा। इतना ही नहीं, आयोग के पास अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही तैयारियों का हवाला देते हुए एक बार फिर 16 मई को इसकी सुनवाई होनी है। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष के नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दलों के नेता पलटवार करने में लगे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि जब राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त का पद खाली हो तो चुनाव कैसे होगा और कौन कराएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब पत्र। हजारीबाग हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। रामनवमी पर 5000 सुरक्षा बल होंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर होगी नजर। रामनवमी के कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। हजारीबाग में मंगला जुलूस में हिंसा कर असामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पथराव भी किया गया था। इस घटना के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है। वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा। विभिन्न स्रोत से प्राप्त वीडियो और फोटोग्राफी के जरिए आरोपियों को तलाश की जा रही। यह भी बताया गया कि कई संदिग्ध पुलिस के रडार पर हैं। 2 दिनों के अंदर उन सभी की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगी। हजारीबाग SP अरविंद कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। हजारीबाग में 5 ऐसे संदिग्ध जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उन्हें जिला बदर का नोटिस देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग SP ने कहा कि रामनवमी को लेकर इस वर्ष लगभग 5000 अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। पूरे हजारीबाग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। स्पेशल ब्रांच के अलावा कई अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो अभी से ही सूचना संकलन कर विभाग को जानकारी दे रहे हैं। हजारीबाग SP ने कहा कि ड्रोन के जरिए विभिन्न घर के छत पर भी नज़र रखी जा रही है। किसी के घर के छत पर ईंट या संदेहास्पद सामान नजर आ रहे तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी। झारखंड से मुंबई के लिए मिली एक नई ट्रेन पलामू के रास्ते 8 अप्रैल से चलेगी। झारखंड से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस संबंध में रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। इस ट्रेन का परिचालन आगामी 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। धनबाद LTT एक्सप्रेस और पलामू के रास्ते मुंबई तक का सफ़र तय करेगी। पलामू के इलाके में यह लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा में रुकेगी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर धनबाद से चलकर मुंबई जाने वाली ट्रेन सुबह 4:47
57 में पहुंचेगी। वहीं मुंबई से चलकर धनबाद जाने वाली ट्रेन रात 11 बजे डाल्टनगंज पहुंचेगी। ट्रेन को लेकर झारखंड रेल यूजर एसोसिएशन के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। एसोसिएशन के द्वारा धनबाद के सांसद ठुल्लू महतो, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र भी लिखा गया था। पहली बार पलामू से मुंबई तक के लिए सीधी ट्रेन शुरू होने जा रही है। मार्च महीने में ही गर्मी से हाल बेहाल, 40 के करीब पहुंचा पारा। झारखंड में बारिश का दौर थमने के बाद से ही आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। मार्च के महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब हो चला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में अभी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब या इसके पार जा सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी ना तो झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर नहीं दिख रहा, न ही राज्य के आसपास के इलाकों में किसी तरह का सिनोटिक फीचर बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम में अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था के लिए जमशेदपुर पुलिस अलर्ट, किया गया मॉक ड्रिल। आगामी त्यौहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है। एसएसपी ने बताया कि त्यौहार में उपद्रव करने वालों पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आगामी दिनों में रामनवमी, ईद, सरहुल और हिंदू नव वर्ष जैसे त्यौहार आने वाले हैं। त्यौहार में जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की रणनीति बनाई गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से त्यौहारों में उपद्रवियों से निपटने के लिए गोलमुरी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। एसएसपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में पुलिस के जवानों को 2 टुकड़ी में बांटा गया। एक तरफ उपद्रवी और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पानी का फव्वारा, आंसू गैस के अलावा अंतिम समय में मामले को शांत करने के लिए हवाई फायरिंग की गई। मॉक ड्रिल के जरिए भीड़ नियंत्रण और घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी प्रस्तुत किया गया। गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात, पूंजी निवेश व राज्य में औद्योगिक विकास पर कर रहे बात। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख गौतम अडानी शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विशेष विमान से रांची पहुंचे गौतम अडानी की लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अडानी मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश व अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आए। हालांकि पिछले दिनों प्रदीप यादव के सवाल गोड्डा में पावर प्लांट को लेकर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अडानी ग्रुप के साथ समझौते की शर्तों को देखेगी। मुख्यमंत्री मैया समान योजना का सत्यापन, डीसी ने किया औचक निरीक्षण। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया समान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजयंत्री ने शुक्रवार को हतमा भट्टा उप टोला वार्ड संख्या 2 में चल रहे सत्यापन कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लाभुकों से सीधे संवाद किया और योजना को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ हर योग्य लाभुक तक पहुंचे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। जिन लाभुकों को अब तक सम्मान राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि सत्यापन के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लाभुक के सत्यापन कार्य में तेजी लाएं। साथ ही उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सत्यापन फॉर्म के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। धनबाद में फायरिंग, अवैध कोयले के कारोबार पर वर्चस्व को लेकर चली गोली। धनबाद में ईस्ट बासुरिया ओपी क्षेत्र के गोंदूडी कोयल डंप में अवैध कोयले के कारोबार पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में ललन पासवान नामक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गुरुवार रात की है, जब करीब 25 से 30 लोगों का एकजुट कोयल डंप पर पहुंचा और जबरन ट्रक लोडिंग कराने का दबाव डालने लगा।
वहां पहले से मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे साइकिल और टोकरी से कोयले की चोरी करते थे और ट्रक लोडिंग से कोई लेना देना नहीं था। इस बात पर दोनों गुटों के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। जब विरोधी गुट के लोग भागने लगे तो हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। ललन पासवान को हनुमान मंदिर के पास गोली लगी। ललन पासवान ने बताया कि 40 से 50 लोगों ने पीछा कर उससे गोली मारी। गोंदूडी कोल डंप में पहले मारपीट हुई, फिर उससे दौड़ाकर गोली मारी गई। बैंकॉक में आया भयानक भूकंप, ताश के पत्तों की तरह ढह गई गगनचुंबी इमारत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें इमारतें हिल गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के JFZ भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि यह भूकंप दोपहर में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। JFZ भूविज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र पड़ोसी म्यांमार में था। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली है। गिरिडीह में दीवार को लेकर हिंसक झड़प, पिता की मौत, बेटा घायल। गिरिडीह के बदडीहा गांव में दीवार को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अशोक राम उर्फ पप्पी राम के रूप में हुई है, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार अशोक राम और उसके गोतिया कैलाश राम के बीच जमीन पर दीवार बनाने को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को यह विवाद झगड़े में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच लाठियां चली। इस झड़प में अशोक राम और उसके बेटे को सिर पर गंभीर चोट लगी। अस्पताल ले जाते वक्त अशोक राम की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी कैलाश राम और उसके दो बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुस्तफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें अशोक राम की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सली डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के विरुद्ध चल रहे सर्च अभियान में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जिम की किर जंगल में नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया। डंप से 28 IED समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया। नक्सल डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। यह जानकारी SP आशुतोष शेखर ने दी। सरहुल मिलन समारोह के लिए DC को आमंत्रण, सौहार्दपूर्ण आयोजन पर चर्चा। आदिवासी मूलवासी मंच के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजयंत्री से मुलाकात कर आगामी सरहुल मिलन समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बैठक के दौरान पर्व के सौहार्दपूर्ण आयोजन और प्रशासनिक समन्वय को लेकर चर्चा हुई। मंच के सदस्यों ने उपायुक्त को बताया कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस समारोह में आदिवासी समाज के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने प्रशासन से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने मंच को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बेहतर समन्वय के लिए सुझाव दिया और सरना समिति और प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए अखाड़ा जुलूस प्रभारियों और वॉलंटियर्स की सूची साझा की गई। यह सूची जिला प्रशासन के WhatsApp ग्रुप से जोड़ी जाएगी, जिससे किसी भी आवश्यक स्थिति में त्वरित समन्वय संभव हो सके। राज्यपाल से मिले मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नीलांबर पीताम्बर भवन निर्माण की जांच कराने का किया आभार प्रकट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से राजभवन में भेंट की। उन्होंने राज्यपाल का पलामू के नीलांबर पीताम्बर भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितता संबंधी जांच कराने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने जांच में दोषी पाए गए प्रभारी, कुल सचिव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, CCDC एवं प्रोक्टर आदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता एवं अनियमितताएं संबंधित अन्य विषयों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का भी आग्रह किया है। बिना ड्राइवर के दौड़ने लगी बस, जान बचाकर इधर उधर भागने लगे लोग। धनबाद जिले से एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है।
महुदा राजगंज NH-32 पर एक बस बिना ड्राइवर के चलने लगी। इस दौरान बस ने कई बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक मकान की दीवार और स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक अभय बस राहुल चौक से भटमुरना मोड़ की ओर जा रही थी। चालक ने बस को सड़क के किनारे रोककर शौच के लिए उतरा। इसी दौरान ढलान होने के कारण बस अचानक आगे बढ़ने लगी और करीब 200 मीटर तक बेकाबू होकर दौड़ती रही। बस को बिना चालक के दौड़ता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर कतरास थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बस को जब्त कर लिया। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक का सही तरीके से उपयोग करें। यह घटना चालक की लापरवाही का परिणाम थी। गनीमत रहे कि किसी तरह की जान हानि नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी अमित अग्रवाल की ओर से बताया गया कि टी एस्टेट कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह कंपनी में निर्देशक भी नहीं है। उस कंपनी का निदेशक दिलीप घोष है। ऐसे में उसे जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित दास और सौरभ कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि जिस कंपनी ने सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद की है, उस कंपनी का लाभ अमित अग्रवाल को मिलता है। वह कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन कैश में देता था। इस मामले में प्रार्थी का संलिप्तता है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गुमला में हाथियों का आतंक, बुजुर्ग को पटक पटक कर मारा, 2 घायल। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के बरडी और देवगांव चापा टोली में जंगली हाथी ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ग्रामीणों के अनुसार देवगांव चापा टोली के रहने वाले 60 वर्षीय क्रिस्टोफर एक्का, 40 वर्षीय अजय मिंज और इमिल बा पर अचानक हाथी ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार क्रिस्टोफर एक्का शौच के लिए घर से बाहर गए थे, तभी हाथी ने उसे पटक पटक कर मार डाला। अजय मिंज पुआल लेकर आ रहे थे, तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इमिल बा भी हमले में घायल हुए हैं और उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। घटना के बाद एम्बुलेंस से घायल अजय और क्रिस्टोफर को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने क्रिस्टोफर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, क्योंकि हाथी अभी भी आसपास के इलाके में घूम रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथी पहले भी कई बार किसानों की फसलें बर्बाद कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा के इंतजाम करने और हाथी को वहां से हटाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़िता परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अमर बावरी, भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल समेत इन नेताओं ने की अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, हटिया विधायक नवीन जायसवाल एवं भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने शुक्रवार को भाजपा रांची ग्रामीण जिला के महामंत्री रामनवमी समिति कांगे के अध्यक्ष और पूर्व जिला पार्षद सदस्य अनिल महतो टाइगर के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की। मौके पर सभी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि भाजपा परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ और पार्टी अनिल महतो टाइगर के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर रहेगी। पलामू में जिला खनन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक। डीसी बोले, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर करे कठोर कार्रवाई। पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम में टास्क फोर्स की अहम भूमिका है। सभी टीम भावना व आत्मविश्वास के साथ कार्य योजना तैयार कर छापेमारी करेंगे। संलिप्त खननकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराने, गिरफ्तार करने एवं अर्थदंड लगाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी में तेजी लाएं। यह बातें पलामू डीसी शशि रंजन ने कही। वे शुक्रवार को खनन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक कर रहे थे। सचिवालय और
सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हजारों कंप्यूटर ऑपरेटरों पर आया सख्ती का आफत। झारखंड सरकार के सचिवालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हजारों कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी पर आफत आ सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सदस्य राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है। सदस्य राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में 24 मार्च को गठित की गई इस कमेटी में सचिव वित्त एवं सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को दायित्व दिया गया कि वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आशु लिपिकीय सेवा संवर्ग में सीधी नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, कंप्यूटर संचालन संबंधित कार्य दायित्व के समावेशन तथा पदनाम में संशोधन के बारे में प्रतिवेदन दे। सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आशु लिपिक सेवा एवं लिपिकीय सेवा के कर्मियों को कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य किए जाने के बाद आउटसोर्स या अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की जरूरत आवश्यक नहीं रह जाएगी। इस तरह सरकार आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के लिए मजबूर नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा रांची में 2 दिन में 2 हत्या, डायलॉग बाजी छोड़ कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। राजधानी रांची में लगातार 2 दिन में 2 नेताओं की हत्या कर दी गई। इस पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तंज कसते हुए कहा, हेमंत सोरेन जी, आपको यदि रमजान के इफ्तियारी खाने और ईद की बधाइयाँ देने से फुर्सत मिल गई हो तो राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर 2 नृशंस हत्याओं की जिम्मेदार भी ले। आपके द्वारा पोषित अपराधियों का वार इतना घातक है कि जनता असमय ही काल के गाल में समा जा रही। सुहागिनों का सिंदूर मिट जा रहा, बच्चे अनाथ हो रहे, पूरा परिवार उजड़ जा रहा। हेमंत जी, विपक्ष तो आपका हर वार झेल जाएगा, लेकिन संरक्षित अपराधियों द्वारा जनता पर वार मत कराए। ये डायलॉग बाजी छोड़कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अन्यथा विपक्ष भी वार का पलटवार करना जानता है। हजारीबाग कोर्ट ने आतंकियों को शरण देने के आरोपी को 23 साल बाद किया बरी, सबूतों के अभाव में किया गया फैसला। हजारीबाग में आतंकियों को शरण देने के आरोप में 23 साल से चल आ रहे मुकदमे में अदालत ने फैसला सुना दिया। सबूतों के अभाव में जमालुद्दीन उर्फ नासिर को बरी कर दिया गया। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने सुनाई। वर्ष 2002 में हजारीबाग के खिरगांव इलाके में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को पनाह देने का आरोप नासिर पर लगा था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि नासिर ने आतंकियों को किराए पर कमरा दिलवाया था। इन आतंकियों ने 22 फरवरी 2002 को कोलकाता में अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमला किया था और फिर हजारीबाग में छिप गए थे। मार्च लूट रोकने के लिए वित्त विभाग अलर्ट, 31 के बजाय 29 मार्च को ही होगा वित्तीय वर्ष का अंतिम कार्य दिवस। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम कार्य दिवस 31 मार्च के बजाय 29 मार्च को ही होगा। इस वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में होने वाली निकासी को लेकर वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी ट्रेजरी और संबंधित बैंकों को अंतिम शनिवार होने के बावजूद खोलने का निर्देश दिया है। दरअसल रविवार, ईद और सरूल को लेकर 30 मार्च से 1 अप्रैल तक लगातार सरकारी छुट्टी है। ऐसे में वित्त वर्ष के समापन के मौके पर होने वाली परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस तरह का फैसला लिया है। जारी निर्देश के तहत 29 मार्च को राज्य सरकार के कोषागार में देर रात तक कामकाज होगा। वित्त विभाग के पत्र के अनुसार सभी कोषागार, उप कोषागार एवं संबंधित बैंकों की शाखाएं रात 11 बजे तक खुली रहेगी। इसके लिए कोषागार में अपराह्न 3 बजे तक विपत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसका भुगतान रात 10 बजे तक ही होगा। चतरा में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में धांधली, अपर समाहर्ता ने आरोपों को बताया निराधार, एजेंसी को दी क्लीन चिट। चतरा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT मध्य से नगर परिषद द्वारा 478 सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद और अधिष्ठान पान में धांधली के आरोपों को जिला प्रशासन ने निराधार बताया है। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार यह खबरें प्रसारित की जा रही है कि 15,000 की सोलर स्ट्रीट लाइट ही की 72,000 रुपये में खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि यह खबर सरासर गलत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।